हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं चंगेज आइतमतोव द्वारा लिखे पहले अध्यापक के अगले भाग को, यानी भाग 8 मेरी यानी श्वेता सहल की आवाज में। किसी भयंकर दुस्वप्न के बाद जैसे दिमाग में कोलाहल सा मचा रहता है, मेरी स्थिति भी वैसी ही हो रही थी। बेहद उदास हताश सी मैं घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। द्विसैन हाथ में लगाम पकड़े थोड़ा आगे आगे चल रहा था। वह भी चुप था। उसका पट्टी बंधा सिर झुका हुआ था। बहुत देर के बाद जब वह लानत की मारी घाटी पीछे छूट गई और मिलिशिया मैन कुछ आगे निकल गए, तो द्विसैन ने घोड़ा रोक दिया और पहली बार बड़ी व्यवस्थित आंखों से मेरी ओर देखा। आल्तिनाई, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो, उसने कहा। फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने गाल के साथ सटाते हुए बोला, पर अगर तुम माफ़ भी कर दो आल्तिनाई, तो भी मैं अपने को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। मैं रो पड़ी और घोड़े के अयालों से चिपट गई। जितनी देर मैं रोती रही, द्विसैन चुपचाप पास खड़ा हुआ मेरे बालों को सहलाता रहा। अपने को संभालो आल्तिनाई, आखिर उसने कहा। मेरी बात सुनो आल्तिनाई, 3 दिन पहले मैं हल्का केंद्र गया था। तुम शहर में पढ़ने जाओगी, सुनती हो? जब हम झिलमिलाती शोर मचाती नदी के पास रुके तो द्विसैन बोला, घोड़े पर से उतर आओ आल्तिनाई, हाथ मुंह धो लो। और जेब में से साबुन का टुकड़ा निकाल कर कहने लगा, लो आल्तिनाई, अच्छी तरह अपने को साफ कर लो। अगर चाहो तो मैं एक और हट जाता हूँ, घोड़े को घास खिलाता हूँ और तुम नदी में नहा लो। सब कुछ भूल जाओ, फिर कभी इन बातों को याद नहीं करना। नहा लो आल्तिनाई, हल्का महसूस करने लगोगी, ठीक है ना? मैंने सिर झुकाकर हामी भरी और जब द्विसैन घोड़े को अपने पीछे पीछे चलाता हुआ एक और ले गया तो मैंने कपड़े उतार दिए और धीरे से पानी में उतर गई। नदी के स्वच्छ तल में पच्चीकारी के काम की तरह सफ़ेद, नीले, हरे और लाल रंग के पत्थर झिलमिला रहे थे। जल की नील रंजित तेज धारा मेरे टखनों के पास से सरसराती हुई बह रही थी। मैंने अंजुली भर भर कर अपनी छाती पर छींटे मारे। शीत धाराएं सारे शरीर को छूने लगी और इन दिनों में पहली बार मैं सहसा हंस दी। कितना अच्छा था हंसना। मैंने बार बार शरीर पर पानी डाला और फिर गहरे जल में घुस गई। पानी की तेज धार मुझे छिछले जल में वापस धकेल देती। मैं उठ खड़ी होती और फिर उस वेगवती गरगराती नदी में घुस जाती। हे जलधारा, इन दिनों का सारा मैल, सारी कीच बहा ले जाओ। मुझे भी उतना ही स्वच्छ कर दो जितनी तुम स्वयं हो, मैंने फुसफुसाकर कहा और न जाने क्यों हंसती रही। जीवन की क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि लोगों के पद चिन्ह उन चिरस्मरणीय स्थानों पर सदा के लिए अमिट बने रहे जो उन्हें प्रिय थे। यदि वह पगडंडी अब मुझे मिल जाए जिस पर मैं द्विसैन के साथ पहाड़ पर से उतरी थी, यदि पद चिन्ह मुझे मिल जाए तो मैं धरती पर गिर मास्टर जी के पद चिन्हों को चूम लूँ। वह पगडंडी मेरे जीवन के सभी रास्तों का रास्ता है, जीवन की ओर, नए आत्मविश्वास की ओर, नई आशाओं और आलोक की ओर लौटाने वाला वह दिन, वह पगडंडी, वह रास्ता मुबारक हो। उस घड़ी आकाश में चमकने वाले सूर्य, तुम्हें धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हें पृथ्वी। 2 दिन बाद द्विसैन मुझे नगर के लिए विदा करने को स्टेशन पर ले गया। इन सभी घटनाओं के बाद मैं गांव में नहीं रहना चाहती थी। नए जीवन को नए स्थान पर आरंभ करने की ज़रूरत थी। लोगों को भी मेरा निश्चय ठीक लगा। मुझे विदा करने के लिए साइकाल और कर्तनबाई आए थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप की, बच्चों की तरह रोए, सफ़र के लिए मुझे थैले और गठरियाँ दी। बहुत से अन्य लोग भी मुझे विदा करने आए थे। यहाँ तक कि झगड़ालू सातिम कुल भी आया था। विदा करते समय वह बोला, भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटी, तुम्हारा रास्ता उज्जवल हो, डरना नहीं, घबराना नहीं। अपने अध्यापक द्विसैन का कहा मानोगी तो तुम्हारा भला ही होगा। क्या कहूँ, हम भी कुछ कुछ समझने लगे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे देर तक छकड़े के पीछे भागते रहे और देर तक पीछे खड़े हाथ हिलाते रहे।
चमड़े का कोट पहने एक रूसी महिला स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। मुझे और कुछ एक अन्य बच्चों को ताशकंद के बालगृह में भेज दिया गया। बाद में कितनी ही बार मैं पॉपुलर वृक्षों से घिरे पर्वतों में स्थित इस छोटे से स्टेशन से गुजरी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना आधा दिल हमेशा के लिए यहाँ छोड़ आई हूँ। उस बसंतकालीन जुटपुटे में, सायंकाल की उस अस्थिर रोशनी में ऐसा कुछ अवसाद था, ऐसा कुछ दर्द था, मानो संध्या को हमारी विदाई के बारे में मालूम हो। द्विसैन दृढ़ बना रहा। उसने कड़ा प्रयास किया कि इस बात का पता नहीं चल पाए कि उसका दिल टूक टूक हो रहा है। पर मैं तो यह जानती थी, इसी भांति मेरे दिल पर जो बीत रही थी उससे मेरा गला रुंध रुंध जाता था। द्विसैन एकटक मेरी आंखों की ओर देखता रहा। उसके हाथ मेरे बालों, मेरे चेहरे, यहाँ तक कि मेरी पोशाक के बटनों को भी सहलाते रहे। आलतीनाई, मैं तुम्हें अपने पास से एक कदम भी दूर न जाने देता, उसने कहा। पर मैं खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी शिक्षा में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जाओ, यही बेहतर है, संभव है। तुम सचमुच की अध्यापिका बन जाओ, तब हमारे स्कूल को याद किया करोगी। और हाँ, संभव है कि हंसा भी करोगी। ऐसा ही हो, हाँ ऐसा ही हो। दूर घाटी में गूंजती हुई रेलगाड़ी के इंजन की सीटी सुनाई दी और रेलगाड़ी की बत्तियां नजर आने लगी। स्टेशन पर लोगों में हलचल हुई। अब तुम चली जाओगी, मेरे हाथ को जोर से दबाते हुए द्विसैन ने कांपती आवाज में कहा। खुश रहो आलतीनाई, मुख्य बात यही है कि पढ़ो, खूब पढ़ो। मैं कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई। आंसुओं के कारण मेरा गला रुंध रहा था। रो नहीं आलतीनाई, द्विसैन ने मेरे आंसू पोंछे और सहसा उसे कोई बात याद आई। और वे पॉपुलर के पेड़ जो हमने मिलकर रोपे थे, मैं खुद उनकी देखभाल करूँगा। और जब तुम बड़ी हो जाओगी और लौट कर आओगी तो देखोगी कि वे कितने सुंदर हो गए होंगे। इतने में गाड़ी आ गई। गाड़ी के डिब्बे झंझनाते, शोर मचाते हुए आकर खड़े हो गए। आओ हम विदा ले। द्विसैन ने मुझे बाहों में भरकर मेरा माथा चूम लिया। विदा आलतीनाई, शुभ यात्रा। विदा प्यारी, डरना घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। पायदान पर से मैंने मुड़कर देखा और वह दृश्य मुझे भुलाए नहीं भूलता। द्विसैन खड़ा था। उसका टूटा हुआ बाजू पट्टी में लटक रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई थी। अचानक वह आगे की ओर बढ़ा, जैसे मुझे छूना चाहता हो। पर उसी क्षण गाड़ी चलने लगी। विदा आलतीनाई, विदा मेरी आंखों के तारे, उसने चिल्लाकर कहा। विदा मास्टर जी, विदा मेरे प्यारे मास्टर जी। द्विसैन डिब्बे के साथ साथ भागा, थोड़ी देर में पीछे रह गया और फिर एक बार तेजी से भागकर आगे आया। आलतीनाई, उसने चिल्लाकर कहा। उसने यूं मेरा नाम पुकारा मानो मुझे कुछ बताना भूल गया हो, और फिर जैसे उसे याद आ गया हो कि अब अवसर हाथ से निकल चुका है। आज भी मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही है, जो सीधी उसके दिल से, उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली थी। गाड़ी ने सुरंग पार की, पर सीधी लाइन पर बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी और वह एक पक्षी की भांति कजाकिस्तान की स्टेपी के समतल मैदानों में से मुझे नए जीवन की ओर ले चली। विदा मास्टर जी, विदा मेरे बचपन, विदा मेरे प्रथम प्रेम, जिसे मैं कभी होठों पर नहीं ला पाई। मैंने एक विशाल नगर में बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले एक बड़े स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वैसे ही स्कूल में जिसके द्विसैन सपने देखा करता था और चर्चा किया करता था। कामगार स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे मॉस्को में इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पढ़ाई के लंबे सालों में मुझे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कितनी बार मैं निराश हो जाती। मुझे लगता जैसे विज्ञान की गहरी बातें मेरे दिमाग में बैठ नहीं पाती। पर हर बार कठिन से कठिन घड़ियों में भी मैं अपने उस वचन के प्रति निष्ठा बनाए रही जो मैंने अपने पहले अध्यापक को दिया था, और पीछे हटने का साहस नहीं कर पाई। जो बात अन्य लोगों को पहली ही बार समझ में आ जाती थी, उसे बड़ी मेहनत से समझ पाती मुझे सभी कुछ का खरे से जो शुरू करना था। कामगार स्कूल में पढ़ते समय मैंने मास्टर जी को पत्र लिखा कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ
और उनकी राह देखूंगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी से हमारी चिट्ठी पत्री खत्म हो गई। मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे प्रेम और अपने प्रेम को बलिदान कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेरी पढ़ाई में बाधा पड़े। संभव है उन्होंने ठीक ही किया हो, और संभव है कुछ और कारण रहे हो। उस समय मैं कितनी दुखी हुई थी, मैं कितना अधिक सोचा करती थी। अपना पहला शोध प्रबंध मैंने मास्को में पेश किया। मेरे लिए यह एक महान और गंभीर उपलब्धि थी। इस सारी अवधि में मैं अपने गांव नहीं जा पाई थी। फिर जंग छिड़ गई। पतझड़ के अंतिम दिनों में जब हमें सुरक्षा के लिए मास्को से निकालकर फ्रूंजे नगर ले जाया जा रहा था, मैं उसी स्टेशन पर गाड़ी से उतर पड़ी जिस पर मेरे मास्टर जी ने मुझे विदा किया था। मुझे फौरन ही एक राह जाती घोड़ा गाड़ी मिल गई जो हमारे गांव से होकर राज के फार्म की ओर जा रही थी। मेरी प्यारी जन्मभूमि, जंग के इन कठिन दिनों में मुझे तुम्हारे दर्शन करने का शुभ अवसर मिला। यह देखकर मैं बेहद खुश हुई कि हमारी धरती का रूप ही बदल गया था। नए गांव बस गए थे, दूर दूर तक खेत फैले हुए थे, नई सड़कें और पुल बन गए थे। परंतु युद्ध ने इस पुनर्मिलन पर अपनी अवसादपूर्ण छाया डाल दी थी। गांव के नज़दीक पहुंचने पर मेरा दिल धक धक करने लगा। दूर से ही मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नई अपरिचित सड़कों, नए घरों और बागों को देखने लगी, और फिर उस टीले की ओर देखते ही जहाँ हमारा स्कूल था, मेरा गला रुंध गया। टीले पर एक दूसरे के निकट पॉपुलर के दो बड़े बड़े पेड़ थे। वे हवा में झूम रहे थे। पहली बार मैंने उस आदमी को, जिसे मैं जिंदगी भर मास्टर जी कहकर बुलाती रही थी, उसके अपने नाम से पुकारा। दुईसैन, मैंने फुसफुसाकर कहा। धन्यवाद जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, उस सब के लिए धन्यवाद। तुम मुझे नहीं भूले, तुम मेरे बारे में सोचते रहे। यह कितना तुम्हारे अनुरूप है। मेरी आंखों में आंसू देखकर गाड़ीवान लड़का हैरान सा हुआ। क्या बात है? यूं ही, कोई बात नहीं। क्या तुम इस सामूहिक फार्म के लोगों को जानते हो? जरूर जानता हूँ, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। तुम दुईसैन को जानते हो, जो यहाँ स्कूल का अध्यापक हुआ करता था? दुईसैन? वह तो फौज में चला गया है। उसे मैं इसी गाड़ी में सामूहिक फार्म से फौजी दफ्तर ले गया था। गांव के पास ही मैं घोड़ा गाड़ी से उतर पड़ी। उतरते ही सोचने लगी, मुसीबत के ऐसे वक्त में घर घर जाकर अपने जान पहचान के लोगों को खोजने का, उनसे यह पूछने का कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, उन्हें यह बताने का कि मैं आपके ही गांव की रहने वाली हूँ, मैं निश्चय नहीं कर पाई। दुईसैन फौज में जा चुका था। इसके अतिरिक्त मैंने प्रण कर रखा था कि मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ मेरे चाचा चाची रहते थे। लोगों के बहुत से गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि कोई भी किसी का ऐसा गुनाह माफ़ नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इस बात का पता तक चल पाए कि मैं गांव में आई थी। मैं रास्ते से हटकर टीले पर खड़े पॉपुलर वृक्षों की ओर घूम गई। हे पॉपुलर, पॉपुलर, जब तुम छोटे छोटे पेड़ों के नन्हे नन्हे डंठल भर थे, जब तुम्हारे तने हल्के नीले रंग के थे, तब से अब तक कितना कुछ हो चुका है। वे सभी बातें चरितार्थ हुई है जिनके सपने तुम्हें रोपने और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाले व्यक्ति ने देखे थे, और जिनकी उसने पूर्व कल्पना की थी। तो तुम्हारी सरसराहट में इतनी उदासी क्यों है? तुम किस बात की शिकायत कर रहे हो? किसके लिए दुखी हो रहे हो? क्या तुम इस बात की शिकायत कर रहे हो कि सर्दी का मौसम सिर पर है और सर्द हवाएं तुम्हारे पत्तों को नोच डालेंगी? या फिर जनता का दुख दर्द तुम्हारे तनों में गूंज रहा है? हाँ, सर्दी का मौसम आएगा, पाले वाले भयंकर बर्फानी अंधर चलेंगे, पर फिर बसंत का भी आगमन होगा। मैं बड़ी देर तक वहाँ खड़ी वृक्षों की साएं साएं सुनती रही। सिंचाई की नाली को जो पेड़ों के नीचे बह रही थी, किसी ने हाल ही में साफ किया था। धरती पर अभी भी फावड़े के गहरे लगभग ताज़ा निशान मौजूद थे। भरी हुई नाली के झिलमिलाते जल में हल्की हल्की लहरियाँ उठ रही थी।
और उन पर वृक्षों के सुनहरे पत्ते इठला रहे थे। टीले पर से गांव के नए स्कूल की रंगी हुई छत नजर आ रही थी और हमारे स्कूल का कहीं नामो निशान तक न था। मैं सड़क पर लौट आई और राह जाती एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर स्टेशन की ओर वापस चल दी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ।